हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा डे 5 है। इस डे 5 में आज हम सितंबर माह के 11 से लेकर 20 तक के करंट अफेयर्स की घटनाओं का काफ़ी अच्छे से विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज का डे 5 है। इस डे 5 में आज हम सितंबर 11 से लेके सितंबर 20 तक की घटनाओं को काफ़ी अच्छे से विश्लेषित करेंगे। ऑलरेडी हमने इसके अपने पहले पार्ट में सितंबर 1 से लेके 10 तक की घटनाओं को काफ़ी अच्छे से विश्लेषित किया है। उम्मीद है कि आप में से कई सारे लोगों ने उस चैनल में जाकर इनको देखा होगा। साथ ही आज हम जो ये डिस्कस करेंगे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो इन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम देख लेंगे। लेकिन इससे पहले हम अपनी क्लासेस की आज शुरुआत करें। आप में से जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक प्रीलिम्स नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हम आपको लगभग 10 सीरीज कंप्लीट कराते हैं। फिर वो चाहे प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज की बात हो, जिसके अंतर्गत हम आपको लगभग 2000 से भी अधिक टॉपिक को कवर कराएंगे, या फिर करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज की बात हो, जिसमें हम आपको लगभग 24 से 36 माह के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराएंगे। रही बात बैक ईयर की, तो इसमें हम आपको ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को बताते हैं। फिर बात आती है सीसैट लेट्स क्रैक सीरीज की। इसमें हम आपको रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्रीहेंशन के टॉपिक काफ़ी अच्छे से विश्लेषित करते हैं। ऑलरेडी हमारी कई सारी सीरीज़ शुरू हो चुकी हैं। आप में से जिन लोगों ने प्लेलिस्ट में जाकर देखना है वो देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर नित्य एमसीक्यू के माध्यम से अपनी तैयारी को और भी उन्नत बना सकते हैं। हालांकि हम बहुत जल्द यहाँ पे भी टेस्ट सीरीज़ शुरू करेंगे, लेकिन अभी हमने टेलीग्राम चैनल पर शुरू कर दी है। अब हम देखते हैं आज का हमारा जो पहला आर्टिकल है वो कौन सा है। आज का हमारा पहला आर्टिकल है ईज बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स। सिंपल सा प्रश्न आपसे यही पूछेगा, अगर पूछना हुआ तो। वैसे आपसे प्रश्न इस पर बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछेगा कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, क्या आरबीआई के द्वारा, तो नहीं, इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ईज का मतलब होता है इन्हेंस्ड एक्सेस एंड सर्विसेज एक्सीलेंस, आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है। दूसरा है ई गोपाला ऐप। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि ई गोपाला ऐप का संबंध किससे है। हालांकि आपको पता है नाम से ही कि गाय से संबंधित कोई बात होगी। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा उपाध्यक्ष लोकसभा का। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। हालांकि हम आपको प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में न केवल लोकसभा के अध्यक्ष को, बल्कि लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति, इन सभी टॉपिक को कवर कराएंगे। बट अभी हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला है कि सामान्यतः विपक्ष का नेता ही लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है। दूसरा, पार्टी से इस्तीफा नहीं देते हैं, ज़रूरी नहीं होता है। मतलब क्या है, मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे आप लोकसभा के अध्यक्ष को देखते हो ना, तो वो पार्टी से संबद्ध नहीं होता है। ठीक है। पार्टी के द्वारा चुनकर जरूर आता है, लेकिन जब वो अध्यक्ष बन जाता है तो वो फिर पार्टी का सदस्य नहीं रहता। क्लियर। जब तक वो लोकसभा का अध्यक्ष रहता है, उसके बाद वो फिर से पार्टी ज्वाइन कर सकता है। समझ गए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप पार्टी से इस्तीफा नहीं देते, ये ज़रूरी नहीं है। लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं, मतलब राज्यसभा के सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती। देखो, यूपीएससी आजकल क्वेश्चन ऐसे काफ़ी पूछती है कि राज्यसभा के सदस्यों की कोई भूमिका रहती है नहीं, तो आपसे इस पे भी क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है या जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है, उसकी नियुक्ति के लिए वास्तव में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती। तो बिल्कुल सही बात है, उसकी नियुक्ति में राज्यसभा के सदस्यों की कोई भूमिका नहीं रहती। क्लियर। सदस्य तक बने रहते हैं, उपस्थित बहुमत से हटाया जा सकता है। मतलब इनके हटाने का जो प्रोसेस है काफ़ी साधारण है, काफ़ी सिंपल है। क्लियर। अब बात आती है आत्मनिर्भर भारत एराइज स्कीम की। आत्मनिर्भर भारत एराइज का मतलब क्या है। आत्मनिर्भर भारत एराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस।
इसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। पर्पस क्या है? रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट किया जाए एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा है नहीं। कई सारी मिनिस्ट्री शामिल हैं तो मिनिस्ट्री को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आता है रोगन आर्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप में से कई सारे लोग समझ रहे होंगे कि सर आपने इसे तो एमसीक्यू के फॉर्म में पहले ही दे दिया है। तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि हम आपको एमसीक्यू पहले देते हैं, बाद में क्लास पढ़ाते हैं। अब आप में से लोगों को चीज़ें याद आ जाएंगी कि रोगन आर्ट का संबंध किससे है? गुजरात में कच्छ के रण के क्षेत्र से। और हमने क्वेश्चन भी यही पूछा था कि रोगन आर्ट का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। तो आप समझ गए, कपड़े पर की जाती है ऑयल पेंटिंग के रूप में, ठीक है। फिर आता है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा जारी की जाती है। प्रति 2 वर्ष में एक बार जारी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रति 2 वर्ष में एक बार, अर्थात 24 महीने में केवल एक बार ही इसे पब्लिश किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है नेशनल बम्बू मिशन। वास्तव में इस नेशनल बम्बू मिशन को 2018 और 19 के बजट में लॉन्च किया गया था। उद्देश्य था कि फार्मर्स जो हैं बाम्बू से रिलेटेड, उनकी इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। क्लियर? तो इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना इसमें, बाकी हम आपको 2019 के करंट अफेयर्स में बताएंगे ही। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन। गोकुल का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, गाय से संबंधित होगा। मंत्रालय एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। पर्पज स्वदेशी नस्लों की गायों को बढ़ावा देना, मतलब जो स्वदेशी हाइब्रिड जो स्वदेशी ब्रीड की गाय होती हैं उनको प्रमोट करना। गोकुल ग्राम की भी स्थापना करने की बात की गई है। आपसे सामान्य क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये पूछेगा कि गोकुल ग्राम की संकल्पना का संबंध है किससे? तो आप बता सकते हैं कि स्वदेशी गायों की नस्लों से। फिर आता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला क्या कि पर्पज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द फिशरीज सेक्टर, मतलब सतत विकास को बढ़ावा देना मछली क्षेत्र में या मत्स्य क्षेत्र में। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज के अंतर्गत। क्लियर? पशुपालन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत नहीं, ये ध्यान देना। 2014 से 25 तक 17 लाख टन का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना, इनकम को डबल करना। 2 कंपोनेंट सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसमें दोनों चीज़ें हैं। अर्थात कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जिनमें सेंटर के द्वारा पैसा पे किया जाएगा और कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर इस स्कीम को प्रमोट करेंगे। क्लियर? फिर आता है सरोड पोर्ट्स। सरोड पोर्ट्स क्या है? पूरा नाम है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रेड्रेशल ऑफ डिस्प्यूट पोर्ट्स, मतलब 2 कंपनियों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए एक मीडिएटर को बनाया गया, जिसे सोसाइटी 1860 एक्ट के तहत गठन किया गया। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। इम्पॉर्टेंट है, आपसे सामान्य सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि वास्तव में क्या है, कब गठन किया गया। तो 1948 में गठन किया गया वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के समय। काम क्या करेगा? एपिडेमोलॉजिकल एंड डेमोग्राफिक चैलेंज को स्टडी करेगा। इसके अंतर्गत इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, कोरिया, इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, तिमोर लेस्ट, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपसे इसमें नहीं पूछेगा। ठीक है, रीजनल ऑफिस नई दिल्ली में है। ACSA क्या है? पूरा नाम एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछना होगा कि हाल ही में एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट साइन किया गया किसके साथ? जापान के साथ, आसियान के साथ, चाइना के साथ, USA के साथ। तो आप कहेंगे जापान के साथ। क्लियर? इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम क्या है? आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम क्या है? तो ये वास्तव में DRDO के द्वारा बनाया गया, मतलब स्वदेशी है। पैरा ड्रॉपिंग मिलिट्री स्टोर सब, मतलब क्या? मतलब ये है कि आप कई बार YouTube पे वीडियो देखते होंगे कि अमेरिका के कई सारे जहाज़ होते हैं, वो क्या करते हैं कि जहाज़ के माध्यम से लगेज को, जो मिलिट्री पर्पज़ के इम्पोर्टेंट जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको
पैराशूट की मदद से फेंक देते हैं उस स्थान में, क्लियर, और वो आराम से पूरी की पूरी लगेज उतर जाती है। उसी चीज़ को बनाया है अब DRDO ने स्वदेशी रूप से, समझ गए। चलिए अब आता है हमारा अगला आर्टिकल, 5 स्टार विलेज स्कीम्स। 5 स्टार विलेज स्कीम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा डाकिया की यूनिवर्सल कवरेज के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हर गांव तक पोस्टल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करना। आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा कि 5 स्टार विलेजेस स्कीम क्या है, तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्ट 70A काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे सामान्य रूप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट 70A का संबंध है, तो आप बता सकते हैं फ्रिगेट्स बनाए जाते हैं स्वदेशी रूप से, मतलब ये इंडिया का प्रोग्राम है। फ्रिगेट्स का मतलब क्या होता है? फ्रिगेट्स का मतलब सामान्य सा ये होता है कि जो पानी में चलने वाले जहाज़ होते हैं ना, उन जहाज़ों में मिसाइल और बंदूकों का लगा होना, मतलब एक ऐसा टैंक के रूप में आप समझ सकते हो कि एक प्रकार का टैंक होता है, उसे फ्रिगेट्स कहते हैं, जो पानी में चलता है, ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद होता है, आप देखते होंगे कई बार। फिर आता है IEPS इकोलॉजिकल थ्रेट रजिस्टर। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको बस इतना याद रखना है कौन किसके द्वारा किया जाता है, इकोनॉमिस्ट एंड पीस के द्वारा। इंडेक्स जारी किया जाता है कौन सा? ग्लोबल टेररिज्म एंड पीस इंडेक्स। आपसे सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लोबल टेररिज्म एंड पीस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आप बता देंगे कि इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन इसमें नहीं पूछेगा। फिर आता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है जिज्ञासा प्रोग्राम। पहला प्रश्न तो यही पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा जिज्ञासा प्रोग्राम का संबंध है आर्थिक क्षेत्र में बढ़ोतरी से, बैंकिंग क्षेत्र से, या MSME सेक्टर से, या फिर एजुकेशन की फील्ड से। तो आप बता देंगे कि एजुकेशन की फील्ड से है। अब आपको क्या इसमें याद रखना है कि स्टूडेंट एंड साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम है, मतलब जो छात्र हैं और जो वैज्ञानिक हैं उनको एक साथ मिलाया जाएगा, मतलब उनकी मीटिंग कराई जाएगी ताकि उनको स्पेस की फील्ड में काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल सके। 2017 में लॉन्च किया गया। इम्प्लीमेंट CSIR व केंद्रीय विद्यालय संगठन, मतलब KVSM, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क, आपसे वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये क्या है नहीं पूछेगा तो नहीं याद करना है। राजीव महर्षि आयोग, सिंपल सा प्रश्न आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा राजीव महर्षि आयोग का संबंध है, तो आप बता सकते हैं कि बैंकों में ब्याज दर को कम करने से संबंधित है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो हमें भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्रा कैनल ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है कि गल्फ ऑफ थाईलैंड व अंडमान सागर के मध्य बनाई जा रही, तो एक बार आप लोकेशन फिर से देख सकते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत, और प्यारा भारत में ये है बे ऑफ बंगाल, ये है हमारा अंडमान सी, क्लियर, और ये है हमारा गल्फ ऑफ थाईलैंड, क्लियर। अब इसी के मध्य बनाया जा रहा है क्रा कैनल, क्लियर। तो इससे ज़्यादा हमें यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे क्रा कैनल का निर्माण हो रहा है, तो अभी तो शुरू नहीं हुआ, प्रपोज्ड है, तो देखो कब तक बनता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसको एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट। हाँ, हो ये सकता है कि आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को दे दे और वहाँ पे आपको फ्रेजर इंस्टीट्यूट का भी नाम दे दे, तो आप समझ जाइएगा। फिर आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ये एक मैंडेटरी वन टाइम पेमेंट होता है, सिंपल सी बात है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा नेट प्रेजेंट वैल्यू सिस्टम क्या है, तो ये एक प्रकार का वन टाइम पेमेंट सिस्टम होता है। फॉरेस्ट से रिलेटेड सर्विसेज का पैसा पे करना होता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंतर्गत इकोलॉजिकल वैल्यू के हिसाब से बात की जाती है। ये पेमेंट कंपनसेटरी होता है, अफॉरेस्टेशन फंड में जमा कर देते हैं। इसे कैंपा मैनेज करती है। अभी आप पढ़ लो, अभी मैं बताऊंगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। कुछ के लिए छूट प्रैक्टिस होती है, तब अप्रूवल या पेइंग नहीं करनी होती है। सिंपल सा मतलब क्या है, देखो, जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर कहीं पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, कई सारे पेड़ होते हैं,
उन पेड़ को आप काटोगे तभी तो वहाँ फैक्ट्री लगेगी। अब आपने उन पेड़ों को तो काट दिया, तो उन पेड़ों की जो वैल्यू है, मतलब उन पेड़ों से जितना प्रोडक्शन होता है, चाहे लकड़ी का हो या उससे प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं, तो क्या होता है कि उनकी एक मोटी रकम उस गांव को दे दी जाती है। और उस गांव को डायरेक्ट नहीं दी जाती, उस गांव को बल्कि एक फंड के माध्यम से दी जाती है। और उस फंड को मैनेज करता है कौन? कैंपा के अंतर्गत। कैंपा वास्तव में क्या है? ये वास्तव में इन्हीं सारी चीज़ों से संबंध रखती है कि जो फॉरेस्ट के जो संसाधन हैं उनको मेंटेन और रेगुलेट करने के लिए कैसे पैसे को मैनेज किया जाए। बस, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। हालांकि आपसे इतना डेप्थ में प्रश्न यूपीएससी नहीं पूछेगी। फिर आता है टाइफून हाइसन, जापान में है। देखो, अच्छे से आप जानते हो कि इंडिया में जिसे चक्रवात कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जिसे विली विली कहते हैं, ठीक है, और आपका साउथ ईस्ट एशिया में जापान वगैरह में उसे टाइफून के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। बाकी उष्णकटिबंधीय चक्रवात काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम उसको डिटेल से अध्ययन करेंगे। हाँ, आपको हम जापान की लोकेशन ज़रूर दिखा देते हैं। तो ये आपने देखा था हमारा प्यारा थाईलैंड था, हमारा क्या मतलब थाईलैंड वालों का थाईलैंड था। यहाँ से हम चले ईस्ट की ओर, ये फिलीपींस सी मिला, ये है ऊपर जापान। जापान वास्तव में 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 इसके आइलैंड हैं, होक्काइडो, होक्काइडो और शिकोकू। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेंडई, आप ये नाम देख रहे हो ना, सेंडई फ्रेमवर्क आप पढ़ते हो, आपदा प्रबंधन से संबंधित है, तो यहीं पे है, ठीक है। चलिए, अगला क्या है? विश्वनाथ सत्यनारायण। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि विश्वनाथ सत्यनारायण कौन है, तो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस प्रोजेक्ट आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, ये क्या है। सिटी कंप्लायंस ऑफिसर्स इन बैंक्स आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा ये आर्टिकल। इंडिया ब्रेन टेम्पलेट्स आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि इंडिया ब्रेन टेम्पलेट्स क्या है। जियोंट रेडियो गैलेक्सी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्या है। अधिकतम गैलेक्सी के केंद्र में ब्लैक होल रेडियो जेट एमिट होते हैं, इन्हें देखा जाता है। जियोंट रेडियो गैलेक्सी काफ़ी बड़ी होती है, मतलब हम गैलेक्सी को पढ़ते ना, आकाश गंगा को, ऐसे आप देखिए। देखो गैलेक्सी में आपको दिखाता हूँ, ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, ठीक है, और थोड़ा इसको पीछे ले जाएं, ठीक है। अब ये हमारी प्यारी पृथ्वी, ये देखो, इसको बोलते हैं गैलेक्सी। ये आप जो पीछे देख रहे हो ना, ये ब्राइट ब्राइट जो चमक रहा है स्टार की तरह, इसको गैलेक्सी बोलते हैं। गैलेक्सी का मतलब क्या होता है कि जहाँ तारों का समूह एक साथ मिले उसको गैलेक्सी बोलते हैं। क्लियर? हिंदी में आकाश गंगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादातर ये देखो, ये गैलेक्सी है, ठीक है। यहाँ पे तारों का समूह काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप लोग जब रात में छत में सोए ना, तो देखिएगा एक एरिया आपको ऐसा मिलेगा जिसको सप्त ऋषि मंडल के नाम से भी जाना जाता है, मतलब 7 ऋषि हमारे यहाँ के जो हैं। तो इंडिया वाले वैसे भी कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। चलिए, अगला है क्या हमारा आर्टिकल? सिंगापुर कन्वेंशन। आपने कुछ दिन पहले पढ़ा था इस्तांबुल कन्वेंशन को, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महिलाओं के राइट से संबंधित है। उसी तरीके से सिंगापुर कन्वेंशन है, क्या है ये? मध्यस्थता के लिए, मतलब आर्बिट्री का काम करती है। इसे यूएन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। 2018 में साइन की गई। 53 कंट्री मेंबर हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। इक्वाडोर ने हाल ही में इसमें सदस्यता ग्रहण की है। तो इम्पोर्टेंट क्या हो गया? इक्वाडोर की लोकेशन। तो ये है हमारी प्यारी पृथ्वी। प्यारी पृथ्वी से हम चले कहाँ पे? इसको पहले सीधा करते हैं। ये हमारी प्यारी पृथ्वी, क्लियर। प्यारी पृथ्वी में ये है हमारा प्यारा भारत। हम चले वेस्ट की ओर, और जब हम वेस्ट की ओर चले तो हमें मिला साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में हमें यहाँ पे क्या मिला? हमें यहाँ मिला इक्वाडोर, क्लियर। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इक्वाडोर वास्तव में इक्वेटर में आता है, क्लियर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देश भूमध्य रेखा के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें पहला कंट्री है इक्वाडोर, क्लियर। कोलंबिया भी है, ब्राज़ील भी है, समझ गए। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर बात आती है हिंदी दिवस की। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा हिंदी दिवस क्या होता है, ठीक है। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, आपसे बिल्कुल क्वेश्चन वैसे इस पर नहीं पूछेगा, बट हम देख लेते हैं। 1976 में पहली बार विदेशों से फंडिंग की यहाँ पे बात होती है।
बहुत से लोग फंड नहीं ले सकते, जैसे लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टीज़, गवर्नमेंट, मीडिया। कहने का मतलब ये होता है ना कि जैसे कोई विदेशी आपका मित्र है, कोई सखा है, कोई सहेली है, वो आपको फ़ंड देना चाहती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि इससे क्या होता है ना कि विदेशी लोग हमारे कंट्री को रेगुलेट करने लगते हैं, तो इसलिए इस चीज़ की बात नहीं आती। रजिस्ट्रेशन कराना होता है, इनकम टैक्स भी इसमें देना होता है। फिर बात आती है नाथुला। ऑलरेडी हमने इस पर क्वेश्चन भी बता दिया है आपको, और नाथुला की लोकेशन भी दिखा दी, बट हम आपको फिर से दिखाएंगे। नाथुला है कहाँ पे? सिक्किम को चुम्बी वैली से जोड़ता है। चुम्बी वैली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डोकलाम इशू आपने पढ़ा था भूटान और चाइना को लेकर। तो अभी हम देखेंगे चिकन नेक की लोकेशन पे है, सिप किला हिमाचल प्रदेश का दर्रा है, और लिपू लेक उत्तराखंड का। क्लियर? तो हम 1 2 3 4 इन 4 लोकेशन को आपको दिखा देते हैं। तो पहले हम आपको क्या दिखाएं बताइए? हम पहले आपको दिखा दें यहाँ पे नाथुला। क्लियर? नाथुला, तो ये देखिए नाथुला पास आपको यहाँ मिलेगा सिक्किम में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये नाथुला यहाँ पे देखो पास है, ये आपको दिख रहा है ना? और जूम करें, ये देखो, वाह कितना अच्छा मिला नज़ारा आपको। ठीक है, ये नाथुला पास है। ऐसे देखिए, ऐसे बर्फ़बारी जब यहाँ पे होती ना, तो ये देखो नाथुला ऐसा हो जाता है, जैसा अभी हम आपको दिखा रहे हैं ना। तो ये देखिए हैं वही मार्ग। ठीक है, ये देखिए अभी हम आपको सेटेलाइट से दिखा रहे हैं, ये हम यहाँ से, ये देखिए सज्जन महोदय यहाँ पे टहल रहे हैं। ठीक है, तो ये नाथुला आपने देख लिया। चलिए, इतना हो गया ना कंफर्म कि ये नाथुला ही है। ठीक है, तो आप ऐसे लोकेशन देख सकते हो सेटेलाइट के माध्यम से। चलिए, ये हो गया। अब आप देखिए कभी नहीं भूलेंगे, मतलब आप दुनिया में कुछ भी भूल सकते हैं ना, नाथुला नहीं भूल सकते। अब हमें आपको क्या दिखाना है? चुम्बी वैली। चुम्बी, चुम्बी, ठीक है, चुम्बी वैली। चुम्बी विलेज, गलत ना हो जाए, हो गया गलत, देखो पता नहीं कहाँ चला गया। खैर, फिर से हम आपको दिखाते हैं चुम्बी वैली। चुम्बी, ठीक है, वैली। तो काफ़ी चर्चा में थी, फिर भी क्यों नहीं दिखा रहा है? चलो 1 मिनट, यहाँ पे सिक्किम, हम यहीं पे कोशिश करते हैं, नाथुला के पास ही देखते हैं, तो शायद हमें मिल जाए चुम्बी वैली। ये देखिए, ये नाथुला है। ठीक है, इससे हम थोड़ा ऊपर उठें पहले, तो ये हम ऊपर उठे तो ये पेलेंग है, एक कंचनजंगा है। क्लियर? यहाँ से थोड़ा और हम ऊपर उठें, ये सिक्किम है। ठीक है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे यहीं पे है चुम्बी वैली, बिल्कुल छोटी सी। खैर, हम आपको मैप भेज देंगे अपना टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखो टांग वैली है, चोंगधारी कांग है, ठीक है, थिम्पू है, पुखा है, लुंगचेन है, रॉयल मानस, पिबाक्सू, चारूनुंग। खैर, ये टांग वैली तो दिया है, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कई बार क्या होता है ना कि भूटानी नाम आ जाते हैं तो वो दिक्कत कर देते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, अगले हम दर्रे देख लेते हैं, जो 2 हैं। कौन कौन से हमने बताया था? लिपू लेक, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं लिपू लेक, ठीक, उत्तराखंड में आपको मिला। ठीक है, अब आपका क्या एक बचा? अब आपका एक बचा है सिप किला। क्लियर? सिप किला, तो ये आप देख सकते हैं सिप किला। ठीक है, ये आपका मिल गया हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी इसमें हमें कुछ भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अगला है हमारा UNCSW। क्या है? पूरा नाम है UN कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। इम्पॉर्टेंट है, ये एक प्रिंसिपल ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है इकोसॉक की। भारत इसका मेंबर बना है हाल ही में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। समझ गए? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत इसका संस्थापक सदस्य था, तो गलत है।
हाल ही में भारत इसका मेंबर बना है और इसका गठन कब हुआ था? 1946 में। यूएन के 6 अंग होते थे, यद्यपि अभी 5 कार्यरत हैं। कौन कौन से? यूएनजीए। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यूएन के कौन से वो 6 अंग हैं। तो एक तो यूएनजीए है, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। दूसरा सेक्रेटरीट है। तीसरा काउंसिल ऑफ ट्रस्टीज़ है, अब ये काम नहीं करता। क्लियर। चौथा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, मतलब इकोसॉक। आईसीजे, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यूएनएससी। तो इतनी सारी चीज़ें पता है। प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, कहने का तो इसका पर्पज़ क्या होगा? जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना और वुमेन को एम्पावर करने की बात करना। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, 45 कंट्री मेंबर, यूएन वुमेन 2010 में यूएन की एंटिटी है। क्लियर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है। के.एम. दीक्षित समिति का गठन क्यों किया गया? भारतीय संस्कृत के ओरिजिन व एवोल्यूशन की हॉलिस्टिक स्टडी करें। मतलब इनसे ये कहा गया कि आप इंडिया के एवोल्यूशन और उसकी हिस्ट्री को देखें फिर से, और फिर से इतिहास लेखन की परंपरा को बढ़ाया जाए। अब आता है फास्फीन गैस। इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फास्फीन गैस क्या होती है। तो ये एक कलरलेस, ज्वलनशील एंड एक्सप्लोजिव गैस होती है। मतलब ये ज्वलनशील होती है, गंध इसकी लहसुन व सड़ी मछली की तरह आती है। ऐसे तो आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। शुक्र के वातावरण में इसको देखा जाता है, ठीक है। ये पृथ्वी के नज़दीक है, मतलब पृथ्वी के नज़दीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। फिर आता है वर्ल्ड लार्जेस्ट रूफटॉप ग्रीन हाउस, कहाँ पे बनाया गया? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। क्लियर। कनाडा की लोकेशन आप में से कई सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो एक बार ऐसे देख लेते हैं। ये है हमारा प्यारा मैप। क्लियर। और इस प्यारे मैप में हम चले, ये इंडिया, यहाँ पे इसको थोड़ा सीधा करें, ये इंडिया। यहाँ से हम वेस्ट की ओर चले, पैसिफिक को क्रॉस, अटलांटिक को क्रॉस करते हुए, तो ये हमें मिला यूएसए। और यूएसए के ये जो ऊपर है, ये है कनाडा, हडसन बे के पास में, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है हिल्सा फिश। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा हिल्सा फिश क्या होती है, बस आप एक बार देख लीजिए। ये एक साल्ट वाटर फिश है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है, भारत और बांग्लादेश में। IUCN में थ्रेटेंड स्पीसीज है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो आप कहेंगे नहीं साहब, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था ना मीथेन बजट, अब आपको पढ़ना है मीथेन हाइड्रेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है और फिर से पूछ सकती है। मीथेन एक क्लीन इकोनॉमिकल फ्यूल एंड मेजर कॉन्स्टिट्यूटेंट ऑफ नेचुरल गैस है। बायोजेनिक का मतलब प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जीवित, जो जैव ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवधारी, उनसे इसका निर्माण होता है। अगर हाइड्रोकार्बन फ्यूल की बात करें तो मीथेन कम होती है CO2 को प्रोड्यूस करने में। कहने का मतलब क्या है कि हाइड्रोकार्बन फ्यूल के जब हम बात करते हैं तो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड को कम प्रोड्यूस करती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कम खतरनाक होती है। मीथेन हाइड्रेट एक प्रकार का सॉलिड क्लैथरेट कंपाउंड होता है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा सॉलिड होता है कि लिक्विड, तो आप कहेंगे सॉलिड होता है, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सॉलिड फॉर्म में। अब आपको ये नहीं याद रखना है कि इसकी फॉर्म कैसी होती है, क्योंकि आप केमिस्ट्री का वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है, कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बॉन्ड कौन से होते हैं, ये नहीं पढ़ना है। इसमें मीथेन ट्रैप्ड रहता है, ठीक है। फिर आता है जब हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर व मीथेन गैस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो हाई प्रेशर में, जहाँ पर तापमान बहुत कम हो, समुद्र की तली में, वहाँ पे देखने को मिलता है। इस 1 क्यूबिक मीटर मीथेन हाइड्रेट में, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि 160, 80, ये कुछ भी नहीं पूछेगा। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मीथेन हाइड्रेट का निर्माण लिक्विड में होता है कि सॉलिड में, तो आप बताएंगे बस सॉलिड, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर आता है प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट साइट्स। जैसे आपने प्रीवियस पार्ट में क्या पढ़ा था, आपने अपने प्रीवियस पार्ट में ये पढ़ा था ना कि जो मंगोलियन कंजूर है वो बुद्धिज़्म से संबंधित है, तो उसी तरीके का ये भी है कि बुद्धिज़्म की जो साइट्स हैं उनको प्रमोट करना स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत। क्लियर। तो आपको पता है कि 13 सर्किट हैं स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत। बाकी आपसे इसमें कुछ भी नहीं पूछेगा, तो आपको याद नहीं रखना। हाँ, बुद्धिज़्म को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट वो आपसे यहाँ पे नहीं पूछेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या है? AICTE स्पाइसेस क्या है?
पूरा नाम ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्कीम फॉर, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपको इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, खाम आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, फिर आता है DTI, पूरा नाम डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेड इनिशिएटिव, आपसे ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं करना है। फिर आता है ITEC प्रोग्राम, पूरा नाम इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, 1964 में बनाया गया, आपसे नहीं पूछेगा, आपको याद करने की इसकी आवश्यकता नहीं है। क्लियर, ये नहीं याद करना है। अब जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसको हम संसद वाले टॉपिक में जो प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज है उसमें कंप्लीट करेंगे, बट यहाँ पे आपको हम एक बात बता देते हैं कि क्या होता है। स्थगन प्रस्ताव केवल व केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, इसका पर्पज होता है अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस पर लाया जाना। आपसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है 2 से 3 बार और इसी लाइन पे दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि तुरंत के लिए बात की जाती है। ये सरकार के खिलाफ एक एलिमेंट ऑफ सेंसर लाया जाता है, पास होने पर सरकार नहीं गिरेगी। अर्थात आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि स्थगन प्रस्ताव के पास हो जाने पर क्या सरकार गिर जाती है, तो नहीं, अविश्वास पे गिरती है। 50 सदस्य होने चाहिए जो इस बात पर सहमत जताते हों प्रस्ताव लाने की। लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि इसे लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी भी प्रस्ताव को स्थगन प्रस्ताव के रूप में पेश करें। जैसे रिस्ट्रिक्शन क्या है, मैटर डेफिनाइट हो, फैक्चुअल हो और अर्जेंट हो, मतलब लगे कि जिस बात की आप चर्चा करने वाले हो वो रियलिस्टिक है, उसमें किसी प्रकार की भ्रामकता नहीं है, एक मैटर से ज़्यादा बातें इन्वॉल्व नहीं होंगी। ठीक है, हाल ही में से संबंध हो, जैसे आप में से कई सारे लोगों ने गार्गी कॉलेज की घटना को पढ़ा होगा, तो उसके संबंध में स्थगन प्रस्ताव आया था। ठीक है, नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेजेस, ये भी नहीं होगा, उसी सत्र में पुनः चर्चा नहीं होगी, अर्थात पुनः चर्चा के लिए आपको अगले सत्र का इंतजार करना पड़ेगा। कोर्ट का निर्णय आने वाले इशूज़ को नो डिस्कस, आप उसे नहीं कर सकते हैं। एक ऐसी बात जो किसी अन्य प्रस्ताव के माध्यम से रेज कर सकते हैं, हम उसे भी इसके अंतर्गत नहीं लाएंगे। मतलब कि अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल हो तो हम उसका उपयोग करेंगे, हम स्थगन प्रस्ताव का उपयोग नहीं करेंगे। क्लियर, आपसे क्वेश्चन इन रिस्ट्रिक्शन पे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन आपको नॉर्मल बुक में नहीं मिलेंगी, PIB वगैरह में ही मिलती हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला आर्टिकल, ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध या वियना कन्वेंशन का संबंध ओजोन से है, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। ओजोन के सब्सटेंसेस को कम करना, अर्थात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल कई सब्सटेंसेस हैं। सिंपल सा यूपीएससी कई बार प्रश्न आते हो क्या पूछती है कि इनमें से कौन शामिल है कौन नहीं, तो आपको ये लिस्ट याद रखनी है। क्लियर, तो लिस्ट याद रखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा। 7 गैसें हैं, कौन कौन सी, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड, HCFC मतलब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और HCFC मतलब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ऐसे आ सकता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन मतलब क्लोरोफ्लोरो नहीं, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद करना है। 7-9 ग्लेशियर क्या है, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। ग्रीनलैंड का है, आर्कटिक का लार्जेस्ट। हाँ, ग्रीनलैंड की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं ये है हमारा पैसिफिक ओशियन, ये है कनाडा और ये है ग्रीनलैंड। क्लियर, तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रीनलैंड किस सी में आता है, तो आर्कटिक महासागर का पार्ट है और ये अटलांटिक से भी टच होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली। फिर बात आती है हमारी थ्वेट्स ग्लेशियर, वेस्टर्न अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका नीचे होता है, आपको अच्छे से पता है। ये क्या है, ये ऊपर वाला हमारा आर्कटिक है और ये जो नीचे का पार्ट होता है ना, ये है हमारा अंटार्कटिका। ठीक है, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर आता है ओखुगुल ग्लेशियर, यूके का ग्लेशियर है, वेस्टर्न आइसलैंड में। आइसलैंड आपको हम दिखा देते हैं कहाँ पे है, ये देखिए, ये है हमारा क्या, यूके। ठीक है, ये यूके हमारा और ये क्या था, ग्रीनलैंड, और ये है हमारा आइसलैंड। क्लियर, ये यूके के पास में है, तो इतना ही देखना है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। फिर आता है मेघदातु प्रोजेक्ट, कहाँ का है मेघदातु प्रोजेक्ट, कावेरी रिवर के ऊपर है। कावेरी रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी ट्रिब्यूटरी को लेकर यूपीएससी प्रश्न पूछ सकती है। इसकी ट्रिब्यूटरी अर्कावती है, कर्नाटक राज्य में बहती है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है।
कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में प्रवाहित होती है। इसकी ट्रिब्यूटरी हैं हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, अमरावती, नोइल और भवानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे कई बार क्या देता है ना, घाट प्रभा, माल प्रभा, और फिर पूछेगा क्या ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, तो वो सब किसकी हैं, कृष्णा की। ठीक है, ऑलरेडी हम टेलीग्राम चैनल पर इनके आपको मैप भी प्रोवाइड कराते हैं, तो आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इन रिवर का 3D मैपिंग भी आप देख सकते हैं। ओजोनकल फॉल्स इसी पे है, मैट्यूर बांध भी कर्नाटक में ही है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत ने एज अ ऑब्जर्वर ज्वाइन कर लिया, मतलब भारत इसका मेंबर नहीं है बट ऑब्जर्वर स्टेटस के रूप में इसे ज्वाइन किया है। इसे जेद्दा अमेंडमेंट के नाम से भी जाना जाता है। स्टेट ऑफ बाब अल मंदेव लाल सागर व गल्फ ऑफ अदन के मध्य स्थित है जिबूती। देखते हैं अभी क्या है मैपिंग में। ये क्या है, ये ग्रुपिंग है मैरीटाइम्स मैटर्स पर बातचीत करने की, पायरेसी को रोकने की, मतलब समुद्री लुटेरों को रोकने की। 2009 में बना था, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में इस्टेब्लिश। 18 मेंबर कंट्री हैं। ऑब्जर्वर स्टेटस भारत, जापान, नॉर्वे, ठीक है, आइसलैंड भी इसका मेंबर है। तो इसकी लोकेशन देखते हैं, तो ये देखिए आप है हमारी प्यारी पृथ्वी, क्लियर। और इस पृथ्वी को ज़रा सीधा करें तो ये आपको मिलेगा क्या, ये है आपका यूएई, ठीक है, और ये है आपका यहाँ पे जिबूती। आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पता है ना, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, ये सारी कंट्री आती हैं, तो ये जिबूती है। अब जिबूती में आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है हमारी गल्फ ऑफ, बताइए क्या है, अडन, क्लियर। और ये है हमारी रेड सी, और ये बीच में क्या है, ये बाब अल मंदेव है। ऑलरेडी आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर मैप शेयर किया है, तो वहाँ पे आप इन पिक्चर्स को देख सकते हैं, उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, उनका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, ठीक है, और उसको अपने सामने लगवा लीजिए दीवार में, आपके लिए काम आएगा। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें आपने देख लिया। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या है। अब्राहम एकॉर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी सिंपल सा आपसे प्रश्न पूछ सकती है कि अब्राहम एकॉर्ड का संबंध किसके मध्य है, क्या यूएसए और रसिया के मध्य, या यूएसए तालिबान के मध्य, तो नहीं, ये इजराइल, यूएई व बहरीन द्वारा मिलकर साइन किया गया। अब इम्पॉर्टेंट है इन सब की लोकेशन, तभी हम आपको दिखाएंगे। पहली अरब इजरायली पीस डील होगी 26 ईयर के बाद। 26 ईयर पहले इजराइल व जॉर्डन के मध्य हुई थी। इससे एकॉर्ड के अनुसार यूएई व बहरीन अपनी एम्बेसी को इस्टेब्लिश करेंगे इजराइल में। वास्तव में क्या हुआ था ना कि अरब कंट्री के साथ में इजराइल का युद्ध हुआ था, इसलिए दोनों दुश्मन थे, अब दोस्त बनने की ओर बढ़ रहे हैं। कई सारे एरिया में कोऑपरेट करेंगे, आपसे नहीं पूछेगा। अब इनकी लोकेशन देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहली तो लोकेशन हम किसकी देखेंगे, बताइए, बहरीन की। तो बहरीन आप ये देखो गल्फ पर कहते हैं क्या, पर्शियन गल्फ में है, ठीक है। आप ये देखो चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, ठीक है, पर्शियन गल्फ में आपको ये मिल गया बहरीन। फिर आपको क्या है, ये कतर आपने देख लिया, यहाँ पे आपको ये क्या मिला, यूएई, क्लियर। तो ये आपका यूएई है, क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई आपकी क्लियर। फिर इसमें एक और नाम दिया है, क्या नाम दिया है, बहरीन, यूएई, ठीक है, इज़राइल। इज़राइल को आपको हम दिखा दें, ऑलरेडी आपको इज़राइल जानते होंगे। तो ये देखो आपका इज़राइल है यहाँ पे, ये इज़राइल लाल सागर से भी टच होता है, भूमध्य सागर से भी सीमा टच होती है। अब कई सारे बच्चे सोचेंगे लाल सागर से कैसे, तो ये देखो, ये आप किसको पढ़ रहे हो, ये इज़राइल है ना पूरा, तो इसको यहीं पे जूम करो, ठीक। और ये देखो जूम हमने किया तो ये यहाँ पे निकल रहा ना इतना सच एरिया, समझ गए। तो यानी कि ये टच करता है भूमध्य और लाल सागर दोनों को। चलिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया। अब हम देखते हैं आगे क्या है। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा बिल, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि अब ये बिल है, एक्ट बनेगा तो ही आप पे क्वेश्चन इससे आएगा, ठीक है। चलिए अगला है G20 इनिशिएटिव। G20 कंट्री पे क्वेश्चन पूछ लिया है, ऑलरेडी आपको पता है अच्छे से कि क्वेश्चन क्या पूछा था, कौन कौन से कंट्री G20 के मेंबर हैं, कौन कौन से नहीं। हालांकि काफ़ी टफ क्वेश्चन होता है, 20 देशों को याद रखना मुश्किल है, बट अगर ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स पता हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो G20 ने कई इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव टू रिड्यूस लैंड एंड डिग्रेडेशन, कोरल रीफ प्रोग्राम। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि कोरल रीफ प्रोग्राम किस संगठन से संबंधित है, G7 का है, G20 का है, या OECW का, या SCO का है। तो आप बताएंगे G20 का है। कौन कितने मेंबर हैं, 19 कंट्री है और एक EU संगठन है।
1990 में बना था। यह एक फोरम है, संगठन नहीं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कॉमन इंटरेस्ट होते हैं सबके, मूल पर्पस पर डिस्कशन करना। कोई सचिवालय इसका नहीं है। संगठन में इंस्टीट्यूशनल सेटअप होता है। इस कुछ नहीं पूछेगा इतना आपसे। सोलर साइकिल 25 ये क्या है? सन के मैग्नेटिक फील्ड बनाने की क्रिया। आपने सन स्पॉट पढ़ा था पिछले पार्ट में, मतलब जुलाई माह के करंट अफेयर्स में, तो उसी चीज़ से संबंधित है कि सन के मैग्नेटिक फील्ड बनाने की क्रिया को कहते हैं सोलर साइकिल 25। सन स्पॉट सन के ऊपर काला धब्बा एरिया होता है। ये 11 वर्ष में बनते और बिगड़ते रहते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। कलिंग फ्रॉग नाम से ही समझ में आ रहा, मेढक होगा, तो आपको ये याद नहीं रखना है, आपसे नहीं पूछेगा। कोसी रेल महासेतु आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये कहाँ पे है, ठीक है, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब है काफ़ी इम्पोर्टेंट ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यूपीएससी ने अभी हाल ही में लिए गए ईपीएफओ एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन पूछा था कि इसको किस बेस पर आधार बनाया जाता है, मतलब इसके पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। तो देखते हैं, पहले वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक में इम्प्रूवमेंट हुआ है। ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट के अंतर्गत जारी किया जाता है। इसमें 3 पिलर होते हैं, सर्वाइवल, स्कूलिंग और हेल्थ। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, ठीक है। फिर आता है ब्रूसेलियोसिस। ये क्या है? इसे माल्टा फीवर या भूमध्य सागरीय फीवर के नाम से जाना जाता है। ये बैक्टीरियल बीमारी है। आपसे सामान्य सा क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा ब्रूसेलियस क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ब्रूसेलियस वास्तव में एक बैक्टीरियल बीमारी है जो एनिमल में होती है। मानव अगर संपर्क में आए तो उसे भी हो जाती है। माल्टा में है, अभी माल्टा की हम लोकेशन आपको दिखाएंगे। मानव से मानव में संक्रमण होता है। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक रूप से हो सकता है तथा ये दोबारा भी हो सकता है। क्लियर? अब आप माल्टा की लोकेशन देखिए, ये पूरी तरीके से भूमध्य सागर के अंदर आता है। ये देखिए, ये है आपका माल्टा। क्लियर? तो ये देखें आप माल्टा, ठीक है, पूरा का पूरा भूमध्य सागर के अंतर्गत है, माल्टा गोजो। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो याद करने की ज़रूरत है नहीं। फिर आता है सीरियल इंटरवल। ये क्या होता है? आपसे नहीं पूछेगा। एक इंसान से बीमारी का दूसरे इंसान में फैलने की मध्यावधि को सीरियल इंटरवल कहा जाता है। आपसे नहीं पूछेगा, हमें नहीं याद करना है। पहली बार हेपेटाइटिस बीमारी में देखने को मिला। हेपेटाइटिस बीमारी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया है, अब आपसे नहीं पूछेगा। इटोसापेन क्या होता है? आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। कालाहारी बेसिन में नामीबिया के उत्तर में इटोसापेन पाया गया है, रामसर साइट के अंतर्गत आता है। अब आप में से कई सारे लोगों को कालाहारी याद आ रहा होगा, नामीबिया भी याद आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें एक पिक्चर्स का नाम बताया था। क्या नाम था? द गॉड मस्ट क्रेजी। मतलब ये बोत्सवाना के जंगल, बोत्सवाना में ही घना जंगल है कालाहारी, और ये नामीबिया है, नाबिन यहाँ पे पड़ता है क्या? मरुस्थल, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अधिकांश कंट्री मकर रेखा में आते हैं। अब आप बता भी दीजिए कि कौन कौन से कंट्री आते हैं। नामीबिया आता है, बोत्सवाना आता है, साउथ अफ्रीका आता है, मोजाम्बिक आता है, मेडागास्कर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से अफ्रीकन कंट्री मकर रेखा में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। क्लियर? इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर आता है बेका। बेका क्या है? पूरा नाम बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इससे हमारे पास पिन पॉइंट मिलिट्री एक्यूरेसी आ जाएगी, जियो स्पेसिकल मैप प्रोवाइड कराया जाएगा। अमेरिका में 4 मिलिट्री फाउंडेशनल समझौते होते हैं, बेका, जेएसमोया, लिमोवा, सिस्मोवा। क्लियर? इंडिया ने अधिकांश को साइन कर लिया है, केवल 1-2 को छोड़कर। तो प्रीडेटर भी एक अनमैन्ड ड्रोन है यूएसए का, आप देखते होंगे हाल ही में इंडिया उससे परचेज करने वाला है, ठीक है। जीएसमिया क्या है? पूरा नाम है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन समझौता। मिलिट्री के मध्य इंटेलिजेंस गैदरिंग की बात करना। देखो, आपसे डिटेल में कुछ नहीं पूछेगा इनको कि जीएसमिया क्या है, सिस्मोवा क्या है। आपसे सिंपल से क्वेश्चन इतना ही पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा जीएसमिया, लिमोवा, सिस्मोवा, बेका एग्रीमेंट किस देश से संबंध रखते हैं, या इनमें से भारत ने किन किन को साइन किया है। बस, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बस आप देख लीजिए। मिलिट्री के मध्य इंटेलिजेंस गैदरिंग की बात करना। देखो, पहले वाले का मैं बता दूं, बेका का मतलब सामान्य सा ये है कि जो हमारे देश के जो इंटेलिजेंस हैं या हमारे देश के जो सिपाही हैं, उनको एक एक्यूरेसी प्रोवाइड कराना कि दुश्मन आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो एक तरीके का ये समझ गए। जीएसओ मियाँ में क्या है? मिलिट्री के मध्य इंटेलिजेंस गैदरिंग।
मतलब एक देश की मिलिट्री को दूसरे देश की मिलिट्री की गैदरिंग बताना कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है। 2002 में इंडिया ने साइन किया था इंडिया यूएसए के मत। जीएसओ मिया का एक एक्सटेंडेड वर्जन है आईएसए, पूरा नाम इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स, जिसे 2019 में साइन किया गया। ठीक है, तो आप समझ गए। फिर आता है लिमोवार, ये काफ़ी ज़्यादा विवादित रहा था बट इसे साइन कर लिया गया। पूरा नाम है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, मतलब मिलिट्री एयरक्राफ्ट को सपोर्ट देते हैं, युद्ध के समय नहीं। ठीक है। फिर आता है सिस्मोआ, पूरा नाम कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम एग्रीमेंट इंडिया यूएसए के मध्य, कि जैसे हम इंड टू इंड बात करते हैं ना किसी से, तो उस चीज़ की ये जानकारी से संबंध है। फिर आता है एयर बबल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत भी इसमें शामिल हो गया। 10 कंट्री हैं, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके, मालदीव, यूएई, कतर, अफगानिस्तान, बहरीन, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इंडिया हो गया 11वां मेंबर। ठीक है। आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लोकेशन बस इनकी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, दिखा देते हैं नहीं तो आप लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो देखिए लोकेशन इनकी हम देख लेते हैं पहले। तो पहले हम आपको दिखाते हैं किसकी, मालदीव की। क्लियर, तो ये मालदीव है आपका, ये है प्यारा भारत। ठीक है, प्यारा भारत के बाद आपकी लोकेशन कतर, बहरीन, यूएई, ये आपने देख लिया। ठीक, फिर क्या है बताइए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके। अफ़गानिस्तान को दिखा देता हूँ, देखिए ये है आपका यहाँ पे अफ़गानिस्तान। ठीक है, अब आता है क्या बताइए, यूरोप का रीजन। यूरोप में आपको क्या मिलेगा, यूरोप में आपको इसने दिया है फ्रांस, जर्मनी, यूके। तो ये देख लीजिए आप, ये देखिए ये है स्पेन के ऊपर क्या, फ्रांस। ठीक है, जर्मनी आपको कहाँ मिलेगा, ये देखिए ये आपका जर्मनी हो गया, ये आपका यूके हो गया। ठीक, फिर आपको क्या देखना है, कनाडा और यूएसए। तो ये यूएसए हो गया, ऊपर कनाडा, नीचे मैक्सिको। मैक्सिको है नहीं तो हमें याद ही नहीं रखना। समझ गए इतनी चीज़ें, एक प्रकार का टेम्परेरी समझौता है 11 देशों के मध्य, आपसे नहीं पूछेगा। NHRC काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि हम इसको अपनी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में पॉलिटी के पोर्शन में कंप्लीट करेंगे। क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स आयोग है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, 1993 में गठन हुआ था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। इसके अंतर्गत राज्य मानवाधिकार के गठन की बात की गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। असम सरकार को ये नहीं पूछेगा इसमें होते कौन कौन से, कंपोजिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चेयरपर्सन होंगे चीफ जस्टिस रिटायर इंडिया के या जज SC के, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ना कि प्रधानमंत्री। और जो कमेटी रिकमेंड करेगी वो 6 सदस्यों की होगी, उसमें कौन कौन होंगे इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उस कमेटी में PM हेड होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होता है, उपसभापति राज्यसभा का, यानी कि सभापति नहीं होता राज्यसभा का, अर्थात उपराष्ट्रपति शामिल नहीं है, दोनों हाउस के विपक्ष के नेता और होम मिनिस्टर। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। दूसरा है 3 वर्ष के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है या 70 वर्ष की उम्र तक रह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्या रहते हैं, जैसे सपोज़ करो मान लो उस बंदे की उम्र है कितनी, 68 वर्ष। ठीक है, और उसे अपॉइंट कर दिया गया, तो वो 3 वर्ष नहीं रहेगा, फिर वो 2 वर्ष ही रहेगा, मतलब 70 वर्ष तक। समझ रहे, इसका ये बस मतलब होता है, या तो उसकी उम्र 70 वर्ष हो जाए या तो उसका टेन्योर 30 वर्ष हो जाए बस। राष्ट्रपति हटा सकता है 2 आधारों पर, प्रोवाइडेड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए महाभियोग लाया जाए, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है, लास्ट है हमारा लेप्टारामा बीजू, ये क्या, एक ट्री स्पाइडर क्रब है, मतलब एक तरीके की मकड़ी है, आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज के करंट अफेयर्स को हमने कंप्लीट किया काफ़ी अच्छी तरीके से। आज के आर्टिकल्स काफ़ी कम इम्पोर्टेंट थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल तो विदाउट इम्पोर्टेंट थे, तो उनको हमने एलिमिनेट कर दिया। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम अपने अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हमें क्या पढ़ना है, अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे 21 से लेकर 30 सितंबर तक के करंट अफेयर्स, अर्थात वो हमारा अंतिम पार्ट होगा सितंबर माह के करंट अफेयर्स का। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।